मूवी की शुरुआत होती है और सबसे पहले हम मिलते हैं इस मूवी के मेन कैरेक्टर रॉय से। और एंट्री करते ही रॉय इस वक्त अपने 8 पैक्स के साथ एक गुंडे से लड़ाई कर रहा है। रॉय को देखकर तो ऐसा लगता है कि इस वक्त वो फाइटिंग में पूरी तरह से प्रो हो चुका है। यहाँ तक कि रॉय को उसके सामने खड़े दुश्मन के हर पंच का अंदाजा है। उसे पता है कि आखिर सामने वाला आदमी उसके साथ कैसे फाइट करेगा और अब वो बड़ी ही आसानी से इस फाइटिंग को जीत लेता है और सामने वाले आदमी को धराशायी कर देता है। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि ये सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं होता। रॉय अभी एक को निपटा कर बैठा ही था कि तभी उसके सामने एक दूसरा कातिल आ जाता है उसे मारने के लिए। उसे मारने आया हुआ कातिल हेलीकॉप्टर पर सवार था और वो जमकर ऊपर से ही गोलियों की बरसात कर रहा था। लेकिन वही रॉय, जिसके चेहरे पर शिकन तक न थी, उसने कुछ देर तो गोलियां बरसाई और फिर आकर चुपचाप अपनी फैमिली फोटोज को देखने लगता है। शायद रॉय अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रहा है और वो उन फोटोग्राफ्स को देखते हुए कहता है, ऐसा आज पहली बार नहीं हुआ मेरे साथ, हर रोज ऐसा ही होता है। शायद मेरी सुबह की शुरुआत ही यही है और आज 50वीं बार मैंने किसी को मारा है। उसकी बातों से साफ जाहिर होता है कि इससे पहले वो कई और कत्ल कर चुका है। वो लोग जो रॉय को मारने आते हैं वो बड़ी ही आसानी से उन्हें मौत के घाट उतार देता है। तभी अचानक रॉय को ऐसा लगा कि हमला तेज हो गया है। वो तुरंत ही अपने छत से छलांग लगाता है और सीधा ट्रक में आकर गिरता है और फिर चलती ट्रक से सीधा जम करके रोड पर आ जाता है। वहाँ से वो एक आदमी से सुपर फास्ट कार छीनता है और सीधा उस कार में बैठकर फुर्र हो जाता है। लेकिन तभी हम क्या देखते हैं कि 2 और गुंडे उसे मारने के लिए आ रहे हैं और उन गुंडों के हाथों में तो मशीन गन थी, जिसे देखते ही रॉय अपनी कार को और तेज स्पीड में कर देता है। वो बीच रोड पर दौड़ा चला जा रहा था कि अचानक किसी चीज से उसकी टक्कर हुई और फिर सीधा उसकी आंखें सुबह खुलती हैं। ये एक ऐसा लूप है जो उसकी जिंदगी में बार बार आता है। शायद वो हर दिन मरता और हर दिन जीता है, क्योंकि वो हर दिन किसी को मारता है, गाड़ी में छलांग लगाता है और फिर किसी की गाड़ी लेकर वहाँ से भाग निकलता है। लेकिन इस बार एक चाइनीज लड़की जिसका नाम ग्वानजिन होता है, वो आकर उसका गला काट देती है। रॉय एक एक कर सारे कातिलों को तो मार देता है, लेकिन ग्वानजिन की तलवार के आगे टिकना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और अब यहीं से हमें थोड़ा सा आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सारे कातिलों को मारने के बाद वो अपनी वाइफ जेमा को कॉल लगाता है, लेकिन जेमा की जगह कोई बॉस फोन उठाता है। वो हंसते हुए रॉय से कहता है, मैं बॉस बात कर रहा हूँ और ये जानकर तुम्हें बड़ा ही दुख होगा कि आज सुबह ही तुम्हारी वाइफ ने सुसाइड कर लिया और इसके पास मेरा कोई बहुत ही खास डेटा था और मुझे यकीन है कि अब वो डेटा तुम्हारे पास है। तभी उसे कुछ और गुंडे वहाँ पर मारने के लिए आ जाते हैं। रॉय पहले की तरह एक बार फिर से उन लोगों से फाइटिंग करता है और उन्हें मार देता है। लेकिन उसकी जिंदगी में ये लूप कभी खत्म नहीं होता। हर रोज सुबह से लेकर शाम तक वही रिपीट टेलीकास्ट चलता ही रहता है। उसके बाद रॉय एक बार में आकर बैठता है और ड्रिंक करके मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे इस बार में कोई पैसे नहीं देने पड़ते, क्योंकि हर रोज 12:47 के बाद मेरी मौत हो जाती है और ये तो रोज का सिलसिला है, इसलिए मैं जितना चाहूँ यहाँ पर ड्रिंक कर सकता हूँ। इतने में ही जिमी वहाँ पर आ जाता है। जिमी रॉय का दोस्त है। आपको बता दूं, जिमी एक हाई टेक सिक्योरिटी कंपनी में काम करता है और उसे टेक वगैरह के फील्ड में काफी नॉलेज है। जिमी और रॉय की कॉन्वर्सेशन चल ही रही थी कि इतने में ही वहाँ पर बारटेंडर आ जाता है और वो उनसे कहता है कि आज यहाँ पर चाइना की बहुत बड़ी स्क्वाड आने वाली है और तुम्हें पता है वो स्वॉट फाइटर है। उसने 3 गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर रखे हैं। लेकिन रॉय के लिए ये सब कुछ सुनना बिल्कुल नई बात नहीं थी, क्योंकि वो पहले भी कई बार इन बातों को सुन चुका था। और इसके कुछ ही देर बाद रॉय अपनी फैमिली की फोटोज निकालता है और उन्हें देखने लगता है और उधर घड़ी में जैसे ही 12:47 होता है, वहाँ बहुत सारे गुंडे आकर गोलियों से उसे भून देते हैं। लेकिन इस बार मरने से पहले रॉय अपने कुछ पर्सनल स्टोरी शेयर करता है। मरने से एक दिन पहले रॉय अपनी वाइफ से मिलने के लिए उसकी कंपनी में गया था। उसकी वाइफ लंबे अरसे से किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी। वो एक ऐसे डिवाइस को तैयार कर रही थी जिसके थ्रू पास्ट और फ्यूचर में बड़ी आसानी से ट्रैवल किया जा सकता है और वो इन सब के बारे में रॉय को भी शेयर करती है। रॉय और जेमा की शादी हो चुकी है और इनका 8 साल का बेटा भी है, लेकिन पिछले 2 सालों से जेमा रॉय से अलग रह रही है। दरअसल रॉय का शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी है। वो तो जेमा को बिल्कुल टाइम नहीं देता और हर बार जेमा की यही कंप्लेन रहती है और इसी से तंग आकर आखिरकार उसने सेपरेशन का फैसला किया। जेमा ने उस डिवाइस को तैयार तो कर लिया था, लेकिन किसी भी हाल में वो इस डिवाइस को अपने बॉस के हाथों में लगने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि वो इस बात को अच्छे से जानती थी कि अगर ये डिवाइस उसके बॉस के हाथों में लग गई तो पूरी दुनिया में प्रलय आ जाएगा, क्योंकि उसके बॉस के इरादे बिल्कुल ठीक नहीं थे। कहीं न कहीं वो इस पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत चलाना चाहता था, लेकिन जेमा ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना चाहती थी। लेकिन अब वो इस डिवाइस को तोड़ भी नहीं सकती, क्योंकि अगर जेमा ने ऐसा करने की जरूरत भी की तो उसे मार दिया जाएगा। लेकिन तभी रॉय से बातें करते करते उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपने हस्बैंड रॉय का डीएनए यानी कि उसके कुछ बाल फिंगरप्रिंट्स लेकर उस डिवाइस के अंदर डाल देती है
तो आखिर जेमा ने ऐसा क्यों किया, ये जल्द ही मैं आपके सामने रिवील करूंगी। और इतना करते ही वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है। दरअसल वो विलन का खास आदमी था। वो मुस्कुराते हुए जेमा और रॉय से कहता है तुम्हारे मिलने का वक्त अब खत्म हो चुका है। जाते जाते रॉय जेमा से कहता है मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहता, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें अपनी लाइफ में वापस लाना चाहता हूँ। इतने में ही गार्ड्स वहाँ पर आते हैं और वो जेमा से कहते हैं तुम्हें वेंटोर ने ऑफिस में बुलाया है, तुम्हें हमारे साथ अभी चलना होगा। जेमा रॉय को बाय कहते हुए हक करती है और वहाँ से चली जाती है। जेमा वहाँ से निकलकर तुरंत ही वेंटोर के ऑफिस में पहुँचती है और ये ऑफिस दिखने में किसी आलीशान बंगले से कम नहीं लग रहा था। उसे दिखने में तो ऐसा मालूम होता है जैसे इसे बनाने के लिए करोड़ों रुपयों का इस्तेमाल किया गया है। जेमा के वहाँ पर आते ही वो वेंटोर बॉस एक कहानी सुनाना शुरू कर देता है। तुम्हें पता है जेमा, मैं पहले फौज में था और एक बार मैं अपनी पूरी टीम के साथ एक गांव के अंदर पहुंचा और हमने मिलकर उस गांव के सारे लोगों को मार गिराया। लेकिन तभी एक छोटा सा बच्चा मेरे सामने आ जाता है। मुझे लगा ये तो छोटा बच्चा है, इसे छोड़ देना चाहिए। और फिर उसी छोटे बच्चे ने मेरे बहुत ही खास दोस्त को मार दिया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, वो चाहे कोई छोटा बच्चा हो या फिर कोई बूढ़ा आदमी। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर हमारा कोई दुश्मन ही ना हो? है ना बड़े ही मजेदार बात। और मैं बिल्कुल ऐसा ही चाहता हूँ। तो जितनी जल्दी हो सके जेमा तुम इस डिवाइस को कंप्लीट करो और फिर जल्दी ही मैं अपने सारे दुश्मनों को मार गिराऊंगा। फिर बचेंगे मेरे दोस्त ही दोस्त जो सिर्फ मेरे इशारों पर काम करेंगे। जेमा बिना कुछ बोले चुपचाप खड़ी होकर वेंटोर की बातों को सुन रही थी। और इसके बाद ही यहाँ से सीन रॉय की तरफ शिफ्ट होता है। बार में ही रॉय अपनी किसी नई फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था और ये टाइम लूप उसके साथ रोज चलता था कि तभी उसे अपनी वाइफ की बात याद आती है। दरअसल जाने से पहले जेमा ने रॉय को बताया था कि उसने उसके लिए कोई गिफ्ट छोड़ा है। वो झट से जेमा की दी हुई बुक को उठाता है और इसे पढ़ना शुरू कर देता है। और इसी बुक में एक नोट लिखा हुआ था, हम दोनों को जोड़े रखने का जरिया जॉय है और हम दोनों ही उससे बहुत प्यार करते हैं। और वो जॉय कोई और नहीं, इनका 8 साल का बेटा था। ऐसा पढ़ते ही रॉय तुरंत ही अपने बेटे जॉय से मिलने के लिए निकल जाता है। जॉय इस वक्त गेमिंग जोन में बैठकर गेम्स को एंजॉय कर रहा था। रॉय के वहाँ पर पहुँचते ही दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर क्या था, दोनों एक दूसरे के साथ लंबा टाइम स्पेंड करते हैं कि तभी रॉय को कुछ अजीब लगता है क्योंकि उसकी नजरें जब घड़ी की तरफ जाती हैं तो उसमें समय हो रहा था 12:50। लेकिन ये तो उसके लिए बड़ी ही अजीब बात थी क्योंकि हर रोज वो 12:47 पर मार दिया जाता था। लेकिन आज तो घड़ी में 12:50 हो चुके थे, यानी कि 3 मिनट ज्यादा। लेकिन अब भी उसे कुछ नहीं हुआ। उसे मारने के लिए कोई गुंडे वहाँ पर नहीं आए। वो ऐसा सोच ही रहा था कि अचानक से फिर से वही गुंडे उसके सामने आ जाते हैं और हर बार की तरह वो फिर मारा जाता है, लेकिन 3 मिनट के बाद। और फिर हर रोज की तरह उसकी सुबह होती है और शुरुआत होती है मार पिटाई से। रॉय थक हार कर जिमी के पास पहुंचता है। वो झल्ला कर जिमी से कहता है, क्या मेरी बॉडी के अंदर कोई ट्रांसमीटर है? पता नहीं लोग कैसे मुझे ढूंढ लेते हैं, क्या ये पॉसिबल है जिमी? जिमी कहता है, हाँ बिल्कुल ऐसा पॉसिबल हो सकता है। हमारी बॉडी में कई ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पर ट्रांसमीटर्स को आसानी से फिट किया जा सकता है और ये ट्रांसमीटर गर्दन, दांत और ऐसी कई जगह पर फिट किया जा सकता है। लेकिन हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ट्रांसमीटर कैसा भी हो, लेकिन वो किसी भी अंडरग्राउंड जगह जहाँ पर स्टील की प्लेट्स लगी हों वहाँ पर वो बिल्कुल काम नहीं कर पाता। और तभी रॉय को याद आता है कि कल जब वो अपने बेटे से मिलने के लिए गया तो वो गेमिंग जोन एरिया अंडरग्राउंड में था जहाँ पर स्टील के गैजेट्स लगे हुए थे और इसीलिए शायद दुश्मनों को उसे ढूंढने में 3 मिनट ज्यादा लग गए। और इतने में ही वो चिल्लाते हुए जिमी से कहता है कि मेरे दांत को निकाल कर फेंक दो, क्योंकि कल ही मैं डेंटिस्ट के पास गया था और शायद उसी डेंटिस्ट ने मेरे दांतों में ट्रांसमीटर फिट कर दिया है। लेकिन इतने में ही वहाँ पर उसका हमशक्ल आ जाता है और वो हमशक्ल रॉय पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। और अब दूसरे ही दिन से रॉय कुछ प्लानिंग शुरू करता है। वो अपने दांत में लगे ट्रांसमीटर की मदद से लोकेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। वो जल्दी ही उन जगहों पर पहुंचता है जहां पर उसके दुश्मन बैठे थे और जहां से आने और जाने का सिर्फ एक ही रास्ता हो। पहले तो वो खुद चिपकर बैठ जाता है और फिर उन्हें मारना शुरू करता है। और अब वो अपने दुश्मनों को बिल्कुल वैसे ही मारता है जैसे वो उसे मारा करते थे और अब एक एक कर वो जल्द ही सबको मार देता है। यहाँ तक कि रॉय को ये भी पता चल जाता है कि आखिर मुझे मारने के लिए इन सबको किसने हायर किया और वो कोई और नहीं बल्कि वेंटोर का सिक्योरिटी गार्ड था, जो कि उस दिन वहाँ पर रॉय और जेमा की मीटिंग के दौरान आया था। और फिर क्या था, वो उससे मारने के लिए सीधा अपनी कार को लेकर उसके बंगले पर पहुँच जाता है और वहाँ की दीवारों को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये उसके लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। उल्टा वो ही वहाँ पर जाकर फंस जाता है। रॉय के पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं था जिससे वो खुद को वेंटोर का आदमी बताकर अंदर जा सके। और तभी रॉय को याद आती है अपने दुश्मन हमशक्ल की। क्यों ना अपने हमशक्ल का आईडी कार्ड यूज कर अंदर जाया जाए।
और उसके बाद ही यहाँ पर अटैम्प्ट नंबर 147 शुरू होता है। वो हम शक्ल की आईडी चुराकर सीधा लिफ्ट के जरिए ऊपर पहुँच जाता है, लेकिन लिफ्ट से बाहर निकलते ही उससे वहाँ पर बहुत सारे गुंडे दिखाई देते हैं जो इस पर गोलियां बरसाना शुरू करते हैं और एक बार फिर से उसे मार देते हैं। लेकिन अगेन यहाँ पर एक लाइफ सर्कल शुरू होता है और अब वो मुकाबले पर उतरने से पहले लाइफ प्रूफ जैकेट पहन लेता है और इसके पहली बार मरने से पहले सारे दुश्मनों के खड़े होने की जगह को अच्छे से देख लिया था ताकि वो सेकंड्स में एक साथ सब पर गोलियां बरसा सके। और फिर क्या था, वो अपने बनाए गए प्लान में कामयाब हो जाता है। हर एक दुश्मन की लोकेशन को ट्रैक कर वो जल्दी उन सबका सफाया कर देता है और सीधा वहाँ से निकलकर पहुँचता है वेंटोर के ऑफिस में। और वहाँ पहुंचकर एक बार फिर से रॉय को क्वान जिन का सामना करना पड़ता है। क्वान जिन एक बहुत ही अच्छी तलवारबाज है जिससे हमने मूवी की शुरुआत में भी देखा था, क्योंकि हर बार रॉय अपने सारे दुश्मनों को मार देता है लेकिन क्वान जिन से हमेशा मात खा जाता है। रॉय क्वान जिन के सामने आते ही वहाँ से कट लेता है क्योंकि उसे पता है कि इस वक्त इसका सामना कर पाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। और अब यहीं पर राज खुलता है उस डीएनए का। दरअसल उस दिन जेमा ने उस डिवाइस में रॉय का डीएनए डाल दिया था, जिसके कारण से वो मशीन खराब हो जाती है, क्योंकि जेमा को रॉय के डीएनए की जगह वेंटोर के डीएनए को डालना था। पर जेमा को किसी भी हाल में अपनी बनाई गई डिवाइस को खराब करना था और इसीलिए उसने ये कदम उठाया। पर उसका ये कदम दुनिया पर बहुत ही ज्यादा भयावह होने वाला था और रॉय को ये बात अच्छे से पता है कि उस डिवाइस के ब्लास्ट होने की वजह से आज 6 बजे ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। इसलिए वो जल्द ही क्वान जिन से दोस्ती कर उसके साथ ही तलवारबाजी की प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है और क्वान जिन को ये भरोसा दिलाता है कि वो उसका दुश्मन नहीं है। और अब रॉय इतना परफेक्ट हो चुका था कि वो क्वान जिन का सामना आसानी से कर सकता था। और एक बार फिर से रॉय वेंटोर के ऑफिस पहुंच जाता है और वहाँ वो क्वान जिन के साथ तलवारबाजी करता है, जहाँ पर मौका मिलते ही वो क्वान जिन को मार देता है और जल्द ही ब्रेड का सामना कर वो उसे भी मार देता है और फिर पहुँचता है वेंटोर के पास। वेंटोर रॉय के सामने आकर कहता है, ये दुनिया तो वैसे भी खत्म होने वाली है, तुम्हें मुझे मारकर कुछ नहीं मिलने वाला। तुम्हें इस वक्त उनके साथ समय बिताना चाहिए जिन्हें तुम बहुत प्यार करते हो। और फिर क्या था, उसके ऐसा कहते ही वो तुरंत ही वेंटोर को मार देता है। उसे खत्म कर लेने के बाद वो तुरंत ही अपने बेटे के पास भागता है, लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ पर पहुँच पाता शाम के 6 बज चुके थे और वही बड़ा धमाका। और इस बात से रॉय बिल्कुल टूट जाता है। रॉय इतना बेसहाय और लाचार हो चुका था कि वो कभी नींद से उठना ही नहीं चाहता। हर बार दुश्मन नींद में ही आकर उसे मारते हैं और फिर नींद में ही वो जग जाता है, लेकिन वो कभी किसी का सामना नहीं करता। और ऐसा 211 बार हो चुका था उसके साथ। और एक दिन जब उसकी आँख खुली तो उसे वेंटोर की कही गई बात याद आती है कि तुम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो उसके साथ तुम्हें समय बिताना चाहिए। और ऐसा सोचते ही वो आज बहुत समय के बाद अपने बिस्तर से उठा और सीधा अपने बेटे के पास पहुंच जाता है। वहाँ पहुंचकर रॉय अपने बेटे के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करता है और तो और वो उसके साथ उसके फेवरेट गेम्स को भी खेलता है। बातों ही बातों में वो रॉय से कहता है, तुम्हें पता है आज 7:11 पे मम्मा का कॉल आया था। और ऐसा कहते ही रॉय के दिमाग में कुछ क्लिक होता है कि जो वेंटोर उससे कह रहा था वो बिल्कुल झूठ है, यानी कि जेमा ने सुसाइड नहीं किया, उसे मारा गया है। क्योंकि सुबह ही जब जेमा की रॉय से बात हुई तो वो काफी टेंशन में लग रही थी। और ऐसा सोचते ही वो एक बार फिर से वेंटोर के ऑफिस पहुंच जाता है। वहाँ पहुंचकर वो वेंटोर से सारी असलियत निकलवाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि ये सब लोग मिलकर एक टाइम मशीन पर काम कर रहे थे। वेंटोर जेमा की मदद से इस डिवाइस को बनवाकर पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था, लेकिन उस दिन जब वो जेमा से ऑफिस मिलने के लिए आया तो जेमा ने वेंटोर के डीएनए की जगह रॉय का डीएनए उसमें डाल दिया। और ऐसा करते हुए उससे वेंटोर और ब्रेड दोनों ने देख लिया था और इसी कारण से रॉय एक लूप में चल रहा था। हर रोज वही गुंडे आकर उसे मार देते और ये गुंडे वेंटोर और ब्रेड ने ही भिजवाए थे उसे मारने के लिए। इतने में ही रॉय की नजर टाइम लैप्स पर पड़ती है और वो इस टाइम लैप्स में ये देख पाता है कि जब जेमा की मौत हुई तो वहाँ पर 7:14 हो रहे थे और वो हर रोज उठता है 7 बजे, यानी कि जेमा को मरने से बचाने के लिए उसके पास सिर्फ और सिर्फ 14 मिनट है। और अब बिना किसी का इंतजार किए वो खुद को ही गोली मार लेता है और फिर हर रोज की तरह सीधा 7 बजे उठ जाता है। और इस बार हर रोज की तरह जो हेलीकॉप्टर से गुंडा उसे मारने के लिए आता है वो उसी के हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है और फिर वहाँ सबका सामना करते हुए वो सीधा वेंटोर के ऑफिस पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचकर उसका सामना कुछ और गुंडों से भी होता है, लेकिन सबका खात्मा करते हुए वो सीधा जेमा के ऑफिस पहुंच जाता है। जेमा इस वक्त वहाँ पर काफी पैनिक मोड में थी। रॉय को देखते ही जेमा कहती है, मुझे पता था तुम मुझे बचाने के लिए जरूर आओगे। रॉय के वहाँ पहुँचते ही जेमा उसे बताती है कि वेंटोर को अब तक ये मालूम नहीं चला है कि ये मशीन बिल्कुल ठीक है, इसलिए वो बिना देर किए हुए रॉय को मशीन के अंदर डाल देती है ताकि ये दुनिया कभी खत्म ना हो। रॉय सबका रक्षक बन सभी को बचा सके और बिल्कुल ऐसा ही होता है। सारी दुनिया के लोग अब भी अपनी जिंदगी को खुशहाली से जी रहे हैं
और रॉय की जिंदगी में वो टाइम लूप हर दिन चलता रहता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।